मान लो हमारे पास एक रॉड है और उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से गर्म कर देता हूँ तो उसकी लेंथ में कुछ इलोंगेशन होता है। कितना इलोंगेशन होता है, देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेल्टा एल की वैल्यू आ जाती है। हम जानते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इसकी जो भी थी एल नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एल की कुछ वैल्यू आती है जो पॉजिटिव है, जो जीरो नहीं है। तो क्या इसको मैं एप्सिलॉन बोल दूँ? क्या ये स्ट्रेन हो जाएगा? स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ी सी एक गलत बात हो जाती है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो स्ट्रेन तब आता है जब कुछ स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन साथ में होंगे तब यंग्स मॉडुलस का काम होएगा। यहाँ पर ये जो डेल्टा एल है वो एक्चुअली इसकी नेचुरल लेंथ को ही चेंज कर दे रहा है, वो स्ट्रेस के कारण हमारे पास स्ट्रेन नहीं आया। तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ समझो कि जब हम गर्म करते हैं तो इसकी नेचुरल लेंथ ही चेंज हो जाती है, ये डेल्टा एल स्ट्रेन नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा दिस इज नॉट स्ट्रेन, ये गलत है। स्ट्रेन इज इक्वल टू ज़ीरो, साथ में मैं लिख दूंगा नो स्ट्रेस, इसका मतलब नो स्ट्रेन, राइट। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस किस तरीके से होंगी, देखो अगर मैं यहाँ पर कोई इस तरीके से ब्लॉक लगा देता और मैं बोलता कि अब मैं इसको गर्म करूँगा लेकिन मैं इसको आगे बढ़ने नहीं दूंगा, इस केस में ये क्या चाहेगा कि यार इस पर फोर्स लगाए। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्सेस लगाता भी है, और उन फोर्सेस को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे कुछ फोर्स लगेगा, यहाँ पर ऐसे कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स एफ। और कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, यहाँ पर देखो अगर मैं इसे गर्म करता, इसे गर्म करता, तो दोनों सेम अमाउंट से इलोंगेट होना चाहते, यहाँ तक आ जाते, लेकिन अब मैंने इस पर कुछ फोर्स लगा करके इसको इस तरीके से कंप्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फोर्स लगाया, फोर्स के कारण इसकी लेंथ अब वापस से छोटी हो गई है। नेचुरल लेंथ बढ़े हुए टेम्परेचर पे इतनी थी, हमने फोर्स लगाया तो ये पिचक करके यहाँ पे आ गई है। इस केस में मैं बोलूँगा हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो उतनी ही है जितना यहाँ पर थी, है ना। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, करेक्ट। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ एल से तो ये आ जाता है हमारे पास एप्सिलॉन, और अब मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स एप्सिलॉन, और यही होता है हमारे पास थर्मल स्ट्रेस। दिस इज थर्मल स्ट्रेस। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यूज रखना शुरू करो। y इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन की वैल्यू देखो अल्फा डेल्टा टी है, एल से एल इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल था पहली बात तो। एप्सिलॉन की वैल्यू मैं लिख दूंगा अल्फा डेल्टा टी, और यही हो जाता है हमारे पास थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास थर्मल स्ट्रेस आ जाता है। अगर हमसे पूछे कि ये जो फोर्स लगा है ये फोर्स कितना लगा होगा, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, उसकी वैल्यू हो जाती है वाई ए अल्फा डेल्टा टी। अच्छा यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ वाई है, अल्फा है, डेल्टा टी है, यहाँ पे कोई भी फिजिकल डायमेंशन नहीं है। इसका फिजिकल डायमेंशन नहीं है का मतलब इसकी ना लेंथ का यहाँ जिक्र है ना ही इसके एरिया का यहाँ जिक्र है। तो आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हम थर्मल स्ट्रेस बढ़ जाएगी, और फिर इसके जो फिजिकल डायमेंशन होंगे लेंथ और एरिया उन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो स्ट्रेस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थर्मल स्ट्रेस, याद करो। A steel rod with y is equal to इतना and alpha is equal to इतना of length 4 meter and area of cross section इतना is heated from 0 to 400 degree Celsius without being allowed to extend the tension produced in the rod is। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, पहली बार टेंशन तो टेंसाइल होती है ना, ये कंप्रेसिव फोर्स इसमें कुछ लग रहा होगा इस तरीके से, लेकिन उसकी जो भी वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है सिग्मा टाइम्स एरिया। सिग्मा यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस लेना है हमें, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है अल्फा वाई डेल्टा टी। यहाँ पर अब मैंने सब कुछ तो बता ही दिया है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर ही लो। करेक्ट आंसर आता है बी। सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज रखोगे सारी की सारी, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 10⁻⁻5, वाई की वैल्यू थी 2 × 10⁻11, एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो इसको स्क्वायर मीटर में लाना पड़ेगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 इस तरीके से 10,000 आ जाएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय एक चीज़ और रह गई डेल्टा टी। टेम्परेचर में चेंज कितना है 0 to 400, तो वो भी हो जाता है 400। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ रख दो आप, तो ये आ जाता है 4 × 2 8, 8 वाला तो वैसे ही ऑप्शन 1 दिख रहा है तो बी आप मार्क कर सकते हो, लेकिन 10 रेज़ टू पावर कितना आ जाता है 11 - 5 होता है 6, 6 + 3 होता है 9, 9 - 4 होता है 5, तो 10 रेज़ टू पावर 5 × 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन इज आवर करेक्ट आंसर। The area of cross section of a railway track is इतना, the temperature variation is 10 degrees Celsius, coefficient of linear expansion of material of track is इतना, energy stored per meter in the track is इतना, energy stored per meter in the track। तो हमसे देखो, हमें एक चीज़ तो पता है, म्यू जो हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है वो कितनी होती थी, हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलन, या फिर आप इसी को लिख सकते थे हाफ इंटू वाई एप्सिलन का स्क्वायर, या फिर आप इसी को लिख सकते थे क्या होता था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y। अब यहाँ पर इस केस में हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ है। हमें पहली बात तो म्यू नहीं पता करना है, हमें चाहिए एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ये क्या था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट लेंथ LENGTH इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एरिया। म्यू को आप एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करते तो वो आ जाती है हमारे पास टोटल जो हमारे पास एनर्जी होती है, पर हमें चाहिए एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, हमें जो चाहिए वो हो जाता है म्यू टाइम्स ए। हमें चाहिए म्यू टाइम्स ए। अब म्यू टाइम्स ए पता करना है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला, तो देखो भाई थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो हमें सिग्मा यानी कि थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पता चल जाएगी जो होती है वाई अल्फा डेल्टा टी। तो अब इनमें से आई थिंक ये वाला फॉर्मूला हमारे काम का आ जाता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 5। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो म्यू की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सिग्मा का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में एक वाई है, वाई से वाई स्क्वायर कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाती है वाई अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सारी की सारी वैल्यूज़ रखना शुरू करो। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 10⁻11। अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 10⁻−5, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻10 हो जाएगा। डेल्टा टी की वैल्यू 10 दी है, उसको स्क्वायर कर देंगे। एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आप देखोगे 0.01 इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है, हमारे पास बचता है सिर्फ 10। 2 और 10 काट दोगे तो ये बचता है सिर्फ हमारे पास 5। दिस इज इक्वल टू 5। 5 आर करेक्ट आंसर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का ये छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्यूट से क्रैश कोर्स का, जहाँ पर 40 दिन में हमने पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर लिया विद ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स एंड उनके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है सब कुछ उसमें है। आ जाओ, उसको स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ो। 2-2 घंटे की बस क्लासेस हैं, आप एक्चुअली इसको आसानी से फॉलो कर सकते हो और आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। साथ में कलरफुल नोट्स भी आपको मिलते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज़रूर देखो। पढ़ाने के अलावा मैं क्या करता हूँ वो सब चीज़ें भी ज़रूर देखना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करो, कुछ भी कमेंट कर दो, पर कर दो ताकि यूट्यूब में थोड़ा ऊपर आए हमारा ये जो चैनल है। हम मिलेंगे कल, बाय बाय।